All right. So we were talking about गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय, ठीक है। सो गवर्नर जनरल जो है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के पहले क्या चलता था? डुअल सिस्टम था। रॉबर्ट क्लाइव जो है, ओके, डुअल गवर्नमेंट या डुअल सिस्टम रॉबर्ट क्लाइव के अंदर था, नहीं चला। उसके बाद जो है अब आपने क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 उसको एस्टैब्लिश किया गया। तो असर्ट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इट स्टार्टेड टू असर्ट इट्स कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ओके। तो जब खबर पहुंची ब्रिटेन में कि ऐसी बात है दैट इंडिया में कंपनी हैज बीन गेटिंग सक्सेस एंड इट इज डूइंग मोर देन व्हाट इट इज इंटेंडेड टू डू, तो इनका काम था मर्चेंट गिरी करना, ट्रेड करना, बिजनेस करना, और यहाँ पर ही रूलर बन बैठे हैं। सो वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि यार ये तो हमारा काम है, लॉ मेकिंग तो हमारा काम है, तो हम जो है ट्राई करते असर्ट करने का कंट्रोल। तो 1773 जो है उसका आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया एंड इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ये वॉरेन हेस्टिंग साहब जो है ये साथ आए उसके। और उसके बाद एक्ट ऑफ 1781 उन्हीं के समय पास हुआ था। इट क्लैरिफाइड द पावर्स बिटवीन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा, ओके। ये क्या है? गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट जो कैलकाटा के अंदर है उसके बीच में, ओके, उसके बीच में जो पावर है उसको डिलिनेट किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा कहाँ, कौन से एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ था? सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा कौन से एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ था? एनी आइडिया? 1773 एक्ट के अंदर, ओके, प्लीज रिमेम्बर दिस। 1773 एक्ट के अंदर ही हुआ था, ठीक है। इनके समय में पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था। सो इट वाज आफ्टर द पिट्स इंडिया एक्ट दैट वॉरेन हेस्टिंग्स डिसाइडेड टू लीव इंडिया, ओके। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ही डिसाइडेड टू लीव इंडिया आफ्टर द 1784 पिट्स इंडिया एक्ट which established a system of dual control between the British government and the company, with the government holding the ultimate authority। तो जब उनको समझ में आ गया, उनको क्या आ गया, उनको समझ में आ गया कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है, ओके, इसके थ्रू मेरी पावर्स को कम किया जाएगा, ओके। तो जब ये बोला गया कि मेरी पावर्स को कम किया जाएगा तो वो छोड़ के चले गए, ठीक है। और क्या क्या इनका था? रोहिला वॉर देखा इन्होंने 1774 का। फॉट अगेंस्ट द रोहिलाज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ व्हाट इज नाउ उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस जो बना बाद में। तो ये मुझे आप बता सकते हैं रोहिलाज जो थे वो आए कहाँ से थे? क्या अहमद शाह अब्दाली के साथ आए थे? नहीं। हाँ, अफगानिस्तान के साथ आए थे लेकिन अहमद शाह अब्दाली के साथ नहीं आए थे, बहुत पहले आए थे। दे केम वेरी अर्ली एंड दे वेर देयर टू सबड्यू द राजपूत लैंडलॉर्ड्स। तो दिल्ली सल्तनत के समय में राजपूत लैंडलॉर्ड्स जो हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत के समय राजपूत लैंडलॉर्ड जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। फर्स्ट मराठा वॉर एंड द ट्रीटी ऑफ सालबाई, तो इसके अंदर भी वॉरेन हेस्टिंग्स रहे आपके। फर्स्ट मराठा वॉर जो है 75 टू 82 के बीच में, और ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है मराठास के साथ जो इनका कन्फ्लिक्ट था उसमें भी वॉरेन हेस्टिंग्स का रोल था। सेकेंड मैसूर वॉर में भी वॉरेन हेस्टिंग्स रहे थे अगेंस्ट टीपू सुल्तान, ठीक है। यस। एंड स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विथ चैत सिंह। तो चैत सिंह के साथ क्या था इनका? बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप था। हु वाज द महाराजा ऑफ बनारस, एंड दिस लेड टू हेस्टिंग्स इम्पीचमेंट इन इंग्लैंड। तो चैत सिंह के साथ इनकी बनती नहीं थी
और उसके साथ जो है इनका इम्पीचमेंट हुआ एंड देन ही रियलाइज्ड दैट ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है और जो मेरा इम्पीचमेंट हो गया है, अब मैं जो है यहाँ नहीं टिक सकता, अब मुझे जाने की जरूरत है। तो ही लेड ओके लेफ्ट इंडिया इन 1785। ठीक है, ऑलराइट। आए थे ये कब? ओके, ये पहले भी आए थे। ही वॉज द ब्रिटिश रेसिडेंट एट मुर्शिदाबाद। जब बैटल ऑफ पलासी के बाद मुर्शिदाबाद में वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द व्हाट, द ब्रिटिश रेसिडेंट। ओके, मुर्शिदाबाद वाज द कैपिटल। उस समय कैलकटा का नहीं था कुछ, कैलकटा का सिचुएशन नहीं था। आपको याद है ना, कालीकता, गोविंदपुर एंड सुतानती। जब बाद में जाके ये विलेजेस जो है आपके इवॉल्व हुए कैलकटा में, बड़े बड़े शहर में, लेकिन उस समय मुर्शिदाबाद यूज्ड टू बी द बिगेस्ट सिटी। एंड मुर्शिदाबाद में जो है ब्रिटिश रेसिडेंट जो है आपके कौन थे? आपके जो ये थे, ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑलराइट। एंड ही वाज अ क्लर्क इन द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द अर्ली डेज। ठीक है, इन द अर्ली डेज ही वाज a clerk and he also he also supported William Jones। तो विलियम जोन्स कौन था? विलियम जोन्स was the person who, जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को, ओके, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है उसको एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, ऑलराइट। हेस्टिंग्स ने और क्या किया था? हेस्टिंग्स ने जो डुअल सिस्टम है उसको भी एबॉलिश करवाया था। ठीक, ऑलराइट, ठीक है। और जुडिशियल रिफॉर्म्स में क्या किया था? जुडिशियल रिफॉर्म्स में सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, एक सदर दीवानी अदालत था। सिविल, सिविल को क्या कहते थे? सदर दीवानी अदालत। और क्रिमिनल को क्या कहते थे? सदर निजामत अदालत। ठीक है, क्या कहते थे? सदर निजामत अदालत, ऑलराइट। और इसके साथ कैलकटा मद्रसा के, कैलकटा मद्रसा जो है उसने उसको भी एस्टैब्लिश करवाया था इन्होंने, ताकि जो है लोकल जो लॉज है और जो लोकल चीजें हैं, लोकल हिस्ट्री है, उसको बेटर हम समझ सके और उससे एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो पाए। ठीक है, ऑलराइट। और डकैती जो है, डकैती को भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने क्या किया? सबड्यू करवाया, ऑलराइट। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके, लॉर्ड जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आए वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद। तो ये 86 से 93 के बीच में रहे। थर्ड मैसूर वॉर देखा इन्होंने 90 से 92 के बीच में। और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम ये 1792 में इन्होंने देखा। एंड ही डिफीटेड टीपू सुल्तान विच लेड टू सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल गेन्स फॉर द ब्रिटिश। उसके बाद ही implemented the Cornwallis Code which were judicial reforms and he separated the revenue administration from the civil jurisdiction। तो इन्होंने क्या किया? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको सिविल जुरिस्डिक्शन से सेपरेट करवा दिया। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। So he introduced a land revenue system to encourage revenue collection efficiency and एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो इसके लिए परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस कराया। तो ये 20 ईयर का टेन्योर था। ये क्या था? 20 साल का टेन्योर था बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द जमींदार्स। और जमींदार जो थे दे हैड टू पे द ब्रिटिश a certain fixed sum which was 10/11 of the total produce। तो जो भी प्रोड्यूस होता था एंड 20 ईयर्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होता था। एंड इट वाज अज्यूम्ड, ओके, इट वाज अज्यूम्ड दैट सिंस we are leaving 1/11 of the produce for the zamindar, they are going to invest
ओके, वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे इन इरिगेशन, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट थिंग्स to make the productivity better. Did that happen with the permanent settlement? Did that happen? The answer is no. The zamindars, he started oppressing regardless of the regardless of, even if if you're having famine, if you are having anything, maybe a poor crop season, maybe pest attack, it doesn't matter. जो जमींदार था वो अब ऑप्रेस करने लगा। पहले के जमाने में इन द मुगल पीरियड एंड इन द डिफरेंट अदर पीरियड्स, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से कभी भी प्रेशर नहीं किया गया पेजेंट्स को, जितना प्रेशर परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जमींदारी सिस्टम के अंदर आया था। ओके, ऑलराइट। यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी इन्होंने किया। ही ओवरहॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड ही इंट्रोड्यूस्ड द सिविल सर्विसेज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विच गवर्नर जनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सिविल सर्विसेज इन इंडिया, सो ये जो है कॉर्नवालिस, बिल्कुल कॉर्नवालिस को जो है आप फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कह सकते हैं। बात करते हैं उसके बाद 5 साल के लिए सर जॉन शोर करके आए। तो जॉन शोर के समय चार्टर एक्ट ऑफ 1793 हमें देखने को मिला, विच एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड क्लैरिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। और 20 साल के लिए 1813 तक कंपनी का जो यहाँ का मोनोपोली है ट्रेड की, उसको एक्सटेंड किया गया। ही ऑल्सो सॉ द बैटल ऑफ खारदा, द conflict बिटवीन निजाम एंड मराठास। एंड जॉन शोर जो है, यहाँ पर इन्होंने ब्रिटिश डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी को दिखाया, कैसे ब्रिटिशर्स जो है दो पार्टीज को लड़ा के अपना फायदा निकाल सकती है। ओके, उसके बाद अब जब हम देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये 1798 से 1805 के बीच में था। और लॉर्ड वेलेस्ली वाज द सेम पर्सन एज आर्थर वेलेस्ली। क्या लॉर्ड वेलेस्ली और आर्थर वेलेस्ली सेम पर्सन था? नहीं, आर्थर वेलेस्ली उनके भाई थे। तो दोनों जो हैं, दोनों भाई वेलेस्ली और आर्थर वेलेस्ली, दे केम हियर। ओके, और यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया, दे केम हियर, और यहाँ पर जो है इन्होंने अपना एक तरीके से करियर बनाने की कोशिश की। ओके, और सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जो है, इट वाज प्लेस्ड टू इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और पहले, सबसे पहले हैदराबाद में इसको इन्होंने लागू किया। एंड इसमें क्या था कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट जो है हर स्टेट में जिसके अंदर सब्सिडियरी अलायंस है वहां पर अपॉइंट किया जाएगा, और उसके बाद उनका जो यूरोपियंस के साथ कांटेक्ट है दैट विल बी रेगुलेटेड। तो पहले क्या होता था, ये फ्रेंच का यूज करके और पोर्चुगीज का यूज करके बहुत सारे राजा जो हैं, दे वांटेड टू काउंटर द ब्रिटिशर्स। ओके, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि मना कर दिया कि आप हमारे से पूछे बिना किसी भी यूरोपियन को आप एंटरटेन नहीं करेंगे। एंड उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि आप जो है एक ब्रिटिश कॉन्टेंजेंट फोर्स जो है आपके ये जो आपका प्रिंसली स्टेट है वहां पर हमेशा परमानेंटली एस्टैब्लिश रहेगा, और उसके अपकीप के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम आपका सीज कर लेंगे, आपका जो स्टेट है उसको हम क्या करेंगे, सीज कर लेंगे। तो उसी के अंदर बहुत सारे स्टेट्स जो हैं सीज हुए थे सब्सिडरी अलायंस के अंदर, और ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय आया था। लॉर्ड वेलेस्ली के समय फोर्थ मैसूर वॉर भी देखने को मिला था, विच लेड टू द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान इन सेरिंगपट्टनम। ओके, उसके बाद सेकेंड मराठा वॉर भी हमें देखने को मिला था, जिसके वजह से मराठा इन्फ्लुएंस और खत्म हो गया। और
इसके साथ साथ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जो है वो काफी बढ़ भी गया, एंड ही ऑल्सो टुक कंट्रोल ऑफ थंजोर, सूरत एंड द कर्नाटिक रीजन। ओके, थंजोर, सूरत और कर्नाटिक रीजन को टेक ओवर किया किसके समय? लॉर्ड वेलेस्ली ये समय किया था। तो ये जो कर्नाटिक रीजन है, दिस वाज एक्चुअली ए क्वेश्चन। ओके, दिस वाज व्हाट, दिस वाज एक्चुअली ए क्वेश्चन। सो कर्नाटिक रीजन जो है, ओके, कर्नाटिक रीजन जो है ये कहाँ पर है? एनी आइडिया? वेयर इज योर कर्नाटिक रीजन लोकेटेड? सो ये जो है आपका कोरोमंडल कोस्ट, आपने जो देखा होगा, इंडिया का अगर मैप ऐसे है, सपोज दिस इज इंडियाज मैप, तो ये जो आपका नीचे तमिलनाडु से होते हुए सदर्न आपका जो है आंध्र प्रदेश तक आपको जो है ये रहा है, इसको कर्नाटक कहते हैं। और उसके ऊपर वाले रीजन को क्या कहते हैं? सपोज दिस इज द पेनिनसुला, ऊपर वाले रीजन को हम कहते हैं नॉर्दर्न सरकार्स। क्या कहते हैं इसको? नॉर्दर्न सरकार्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था आपसे, हो सकता है नॉर्दर्न सरकार्स पूछ ले, दे माइट आस्क यू नॉर्दर्न सरकार, सो बी रेडी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। घबराना नहीं है, ओके। आपको जो है बिल्कुल भी घबराना नहीं है, थोड़ा सा सोच लेना कि कहाँ पढ़ा था, किधर पढ़ा था, मैप बना लेना रफ पेज में, और इस टाइप के क्वेश्चन आप उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दिस वाज अ क्वेश्चन दैट केम इन 2021 प्रीलिम्स, ओके। ऑलराइट, उत्कल कोस्ट लाइन ऊपर हो गया थोड़ा। उत्कल याद है? उत्कल हमने बात की थी, उड़ीसा कोस्ट लाइन। यस। फिर ये वेलेस्ली के अंदर जो है हमें ट्रीटी ऑफ बसैन, जो एंग्लो मराठा वॉर जो था, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, उस उसके एंडिंग में हमें यह देखने को मिला था, ठीक है। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट आइकॉन, सर जॉर्ज बार्लो। बार्लो 1805 1807 के बीच थे। इनके समय में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था वेल्लोर म्यूटिनी, ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग हिज टाइम वाज द वेल्लोर म्यूटिनी। और वेल्लोर म्यूटिनी जो है, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट सिपॉय रिवोल्ट, ओके। इसके पहले भी हुआ था सिपॉय रिवोल्ट, बट इट इज वन ऑफ द फर्स्ट। 1770s में भी आपको बंगाल में सिपॉय रिवोल्ट देखने को मिला था, लेकिन ये साउथ इंडिया में पहला सिपॉय रिवोल्ट था, जहां पर जो आपके सिपॉयज हैं उन्होंने क्या किया था? राइट, ओके, इंडियन सोल्जर्स जो है उन्होंने न्यू मिलिट्री रेगुलेशंस दैट वर कंसिडर्ड ऑफेंसिव टू देयर रिलीजियस बिलीफ, उसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। लॉर्ड मिंटो द फर्स्ट, ये मिंटो दो बार आया है। लॉर्ड मिंटो जो है, एक पहले आया था 1807 में आए थे, और एक जो थे आपके बाद में आए थे। तो दो बाद में आए थे, उनके बारे में कोई आपको पता है चीज? जो लेटर जो सेकंड लॉर्ड मिंटो आए थे बाद में, आफ्टर 50-60 इयर्स, तो उनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट हिम? वाज ही द फर्स्ट? हाँ, जी, जीओआई एक्ट 1909, वेरी गुड। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, यस वेरी गुड, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है हमने वहां पर देखा था, ओके। सो मिंटो जो है, ओके, मिंटो जो है, इट इज बेसिकली एक टाइटल है, ओके। एक टाइटल है जो दिया जाता था लॉर्ड्स को वहां के। और हेस्टिंग्स भी दो बार आए थे, अगर आपको पता, अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में, नेक्स्ट जो है हेस्टिंग्स ही है, ठीक है। ऑलराइट, एंड व्हाट अबाउट इज, वाज देयर एनी गवर्नर जनरल who was assassinated? Was there any गवर्नर जनरल? तो एक आपको याद होगा लॉर्ड मेयो के बारे में, मेयो के बारे में, ठीक है। मेयोनेज से याद रखना, दैट मेयोनेज जो है उसका खून हो गया था, तो मेयोनेज जो है, ठीक है, ओके। ऑल राइट, लॉर्ड मिंटो के समय क्या था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था रंजीत सिंह के साथ। तो रंजीत सिंह जो है, किस रिवर को माना गया था बाउंड्री?
रिवर सतलज को। तो इससे क्या हुआ कि जो एम्बिशंस थे रंजीत सिंह के कि वो दिल्ली फतेह करेंगे वगैरह, वो सब खत्म हो गए थे। एंड उनका जो है अब उनको बोला गया कि सतलुज के वेस्ट में जितना भी एरिया है आप वहां पर जाके कैप्चर कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जाके कश्मीर को, लाहौर को, इन सब एरियाज को जो है ये कैप्चर करने लगे। और उसके बाद इन्होंने अपना सिख अंपायर को कंसोलिडेट किया वेस्ट ऑफ सतलुज, और ईस्ट ऑफ सतलुज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने लिए रख लिया था। ठीक है। लॉर्ड, अब बात करते हैं हेस्टिंग्स के बारे में। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये एंग्लो नेपाल वॉर 1814 टू 16 के बीच में हुआ था, एंड विच लेड टू द ट्रीटी ऑफ सुगौली। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ओके, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ओवरसी किया था। थर्ड मराठा वॉर विच लेड टू द एंड, ओके, एंड ऑफ द मराठा एम्पायर। तो यहां से कौन निकले थे? प्रताप सिंह द लास्ट छत्रपति, याद है? एंड ही वाज शिप्ड ऑफ टू द न्यूली क्रिएटेड स्टेट ऑफ सतारा, द न्यूली क्रिएटेड स्टेट ऑफ सतारा। और इससे जो है मराठा कन्फेडरेसी, जो गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, सिंधियाज, होलकर्स, ओके, एंड द पेशवाज, उसको जो है क्या किया था इन्होंने, अबॉलिश कर दिया था। और अबॉलिश करके उन्होंने क्या बनाया, सतारा का स्टेट बनाया, जहां पर प्रताप सिंह को लास्ट छत्रपति, एज अ लास्ट छत्रपति उनको क्या किया गया, उनको एज अ नॉमिनल रूलर विदाउट एनी पावर बताया गया था। अच्छा, इफ यू कैन टेल मी, क्या आज भी इनके डिसेंडेंट्स हैं? मुझे सिंधिया तो पता है, गायकवाड्स तो पता है, होलकर्स तो पता है, बट व्हाट अबाउट द पेशवास इन महाराष्ट्र, इन पूना, इन सतारा? डू दे, इन क्या इनके वंशज हैं? अच्छा, पूना में है। ओके। Because देखिए, Scindias have survived. The house of Scindias, the house of Gaikwads, and the house of Holgas have survived, है ना? But I don't think the house of okay, there were adoptions, so I think, okay, the Bhosles, right? The Gaikwads have also survived. Okay, interesting thing. एनीवेज, अब इसके बाद पिंडारीज जो है, इसके साथ भी स्ट्राइफ हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स का। तो पिंडारीज के बारे में मैंने आपको बताया था, पिंडारीज कौन थे, किसके सर्विसेज में थे? पिंडारीज जो थे मराठास के सर्विसेज में थे, देवर मर्सिनरीज। अब इनको आता क्या था? सिर्फ वॉर लड़ना। जैसे मराठा एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, तो ड्यूरिंग द मराठा एम्पायर दे यूज्ड टू गेट अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जैसे ही मराठा एम्पायर का कोलैप्स हुआ, तो इनका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। आता इनको क्या था? आता सिर्फ था मारकाट करना। तो पिंडारीज जो थे, दे स्टार्टेड, ओके, द पिंडारीज दे स्टार्टेड टू लूट एंड प्लंडर। और उसके लिए जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारीज का सेपरेशन किया। उसके बाद ट्रीटी विद सिंधिया, ही स्टेबलाइज्ड रिलेशंस विद द मराठा रूलर सिंधिया थ्रू द ट्रीटी दैट ही डिड। और ये जो ट्रीटी है, इट इट वाज पिवटल, ओके, इट वाज पिवटल इन द 1857 रिवोल्ट, जहां पर सिंडियास जो थे दे रिमेन्ड न्यूट्रल, इन्होंने किसी का साथ नहीं दिया था। ठीक है। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रियोतवारी सिस्टम बाय थॉमस मुनरो। तो जो रियोतवारी सिस्टम है, ये हेस्टिंग्स के समय आया था। एंड इट इंट्रोड्यूस्ड ए डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम ऑन लैंड, एमिंग टू इम्प्रूव रेवेन्यू कलेक्शन एंड एग्रीकल्चर। तो रियोट्स कौन होते थे? रियोट्स वेर द पेजेंट्स। रियोट्स जो थे, दीज वर द पेजेंट्स। तो पेजेंट्स जो है, वो 20-30 पेजेंट साथ आके किसी आदमी को अपॉइंट करते थे, हु यूज टू बी द हेड ऑफ द पेजेंट्स। और वो क्या करता था, वो सारा जो है कलेक्ट करके और दे देता था ब्रिटिशर्स को। तो आप ऐसे समझिए कि ब्रिटिशर्स गांव गांव जाते थे, और गांव गांव जाके उन्होंने क्या किया कि किसी रियोट का जो रिप्रेजेंटेटिव था उससे बात करते थे, और बैठ जाते थे। एक चेयर और टेबल और कुर्सी लगता था, और एक ब्रिटिश क्लर्क आता था, चश्मा लगाता था, और बोलता था, आपका है 50 रुपए, तो 50 रुपए मुझे दो, और इतना तुम ग्रेन मुझे दोगे। तो फिर ऐसे करके लिख लेता था, एंड देन ही यूज टू टेक एंड देन गो। और एक और सिस्टम आया था, उसका नाम क्या था? महलवारी। तो महलवारी क्या था? महल मेंट विलेजेस, ओके, और ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो यहाँ पर क्या था महलवारी में?
ये ग्रुप ऑफ विलेजेस के साथ था, और ये किसके अंडर में आया? होल्ट मैकेंजी के अंडर में आया। और रियोट्स जो है वो किसके अंदर था? थॉमस मुनरो के अंदर था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारे पास कौन आए? लॉर्ड एमहर्स्ट आए। तो एमहर्स्ट ने क्या देखा? बर्मीज वॉर देखा। ओके, बर्मीज जो है, बर्मीज वॉर देखा, एंड ही लेड टू ब्रिटिश विक्ट्री एंड साइनिंग द ट्रीटी ऑफ यांडाबो। ओके, ट्रीटी ऑफ यांडाबो जो है यहाँ पर था, एंड सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडिंग ब्रिटिश टेरिटरी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देन ही ऑल्सो लेड टू द कैप्चर ऑफ भरतपुर। तो भरतपुर जो है विच वॉज ए जाट किंगडम, उसका भी कैप्चर जो है इन्होंने इनिशिएट किया था। इट वाज 1824, नॉट 1924। इसके बाद जो है यहाँ पर एक और चीज आई थी, क्या रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1823 का, जिसके अंदर मिरात उल अखबार बंद करना पड़ा था राजा राम मोहन रॉय को। याद आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ओके, और उसको फिर किसने खत्म किया? द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, मेट कैल्फ। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ओके, देखिए एक चीज आपको बोल देता हूँ पहले। आई डोंट थिंक यू पीपल आर गोइंग टू डू एनीथिंग रॉन्ग अगर क्वेश्चन 1757 से 1905 के बीच में आए, क्योंकि ये मैक्रो हिस्ट्री है, सबकी क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। आपको यहाँ दिख रहा है जिस तरीके से आप आंसर दे रहे हैं सारे, उससे लग रहा है कि आपका अच्छा रहेगा। आई हाईली सजेस्ट दैट आप फोकस कीजिए 1905 से लेके 1930 की हिस्ट्री पे, और 1930 से लेके 1947 की हिस्ट्री पे नेक्स्ट 15 दिन में इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये कम्युनिस्ट रिवोल्ट हो गया, कम्युनिस्ट मूवमेंट हो गया, कंस्पिरेसीज हो गई, HSRA। ओके, देन भगत सिंह के बारे में, चितरंजन दास, युगंतर ग्रुप, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, गदर। ओके, फॉरेन में क्या एक्टिविटीज हुई। तो ये सारी चीजें जितना आप पढ़ सकते हो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक इसमें अगर एक बार रिवीजन हो जाए तो इसमें किसी का गलती होगी। ठीक है, तो 1905 जो स्वराज मूवमेंट स्टार्ट हुआ था टिल इंडिपेंडेंस, जितना ज्यादा आप डीप में जा सकते हैं इन द नेक्स्ट 15 डेज आप जाइए, और इसको जो है ऊपर ऊपर से आप कर सकते हैं, ज्यादा आई डोंट थिंक इसमें गलती होगी आपसे। अब हम बात करते हैं विलियम बेंटिक के बारे में। तो 1828 में आया था विलियम बेंटिक, एंड ही लेड टू द अबॉलिशन ऑफ सती एंड अदर क्रूअल राइट्स, एंड ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ending the practice of sati, where widows were compelled or chose to commit suicide। तो abolition of sati किसके साथ इन्होंने करवाया था? ये राजा राम मोहन रॉय जो है, उनके इन्फ्लुएंस में ये अबॉलिशन ऑफ सती लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कराया था। उसके बाद सप्रेशन ऑफ ठगी, ये क्या था? सप्रेशन ऑफ ठगी हमें देखने को मिला था। तो बैंडिट्री जो था उसको भी इन्होंने सप्रेस किया। इसके पहले किस कौन था? इसके पहले कौन थे हु ट्राइड हिज हैंड एट ठगी? जो बैंडिट्स थे, हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, नॉट लॉर्ड हेस्टिंग्स। इट वाज वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1775, 74, 75। ओके, ऑलराइट। तो ये जो है, राइट। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हमें क्या मिलता है? चार्टर एक्ट मिलता है 1833 का, विच मार्क्ड द एंड ऑफ द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी ट्रेड मोनोपोली खत्म होती है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। ये किसके समय आया था? ये आया था विलियम बेंटिक के समय। एंड रेजोल्यूशन ऑफ 1835 एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, वो भी हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, विच इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशन। तो ये ओरिएंटलिस्ट वर्सेस जो एंग्लिसिस्ट डिबेट था कि इंडियंस को कैसे पढ़ाना है, क्या उनको अंग्रेजी में पढ़ाना है या उनको उनके अपने ही मातृभाषा में, मदर टंग में पढ़ाना है। सो एंग्लिसिस्ट जो है दे वन एट द एंड, जहां पर मकॉलेज मिनट आया था। क्या आया था? मकॉलेज मिनट। प्लीज रिमेंबर दिस, मकॉलेज मिनट में क्या कहा गया था?
दैट इंडियंस को जो है अंग्रेजी में हम पढ़ाएंगे। एक इनका क्या था आर्ग्यूमेंट दैट वन वन लाइब्रेरी ऑफ इंग्लिश बुक इज वर्थ द इंटायर लिटरेचर ऑफ द नेटिव। मतलब एक लाइब्रेरी अंग्रेजी किताबों की, इट इज इक्वल टू द इंटायर हिस्ट्री ऑफ द नेटिव लिटरेचर। मतलब जितनी भी हिस्ट्री में किताबें पब्लिश हुई है इन द मदर टंग ऑफ द इंडियंस, इट इज इक्वल टू वन पर्सनल लाइब्रेरी, 4-5 किताब 10 किताब की लाइब्रेरी जो है। तो ये जो था एक रेसिस्ट रेशियल पॉलिसी पे इनका डिपेंडेंट था। एंड देन मैसूर का एनेक्सेशन, कुर्ग का एनेक्सेशन, कोडागू जिसको कहते हैं, कोडावास जो है कोडागूज है, और सेंट्रल काशार, उसका जो है एनेक्सेशन हुआ था किसके अंदर, विलियम बेंटिक के अंदर था। उसके बाद रंजीत सिंह के साथ इन्होंने जबरदस्ती का ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप भी इन्होंने साइन करवाया था। फिर अबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट। तो ये जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थे ऑफ अपील एंड सर्किट, इसको जो है क्या किया गया था, इसको अबॉलिश किया गया था ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए। ओके। लॉर्ड मेटकैल्फ, तो लॉर्ड मेटकैल्फ आए थे 1 साल के लिए, और इन्होंने क्या कहा गया था, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, बिकॉज इन्होंने नया प्रेस लॉ लेके आए थे विच रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस इन इंडिया। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास कौन थे, लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड जो है, ये फर्स्ट अफगान वॉर ये लड़े थे 1838 से 42 के बीच में, विच वॉज अ डिजास्टर। ओके, विच वॉज अ डिजास्टर फॉर द ब्रिटिश। एंड इनके समय जो है, ऑकलैंड का कौन सा पॉलिसी था, ऑकलैंड विच रिजर्व, ऑकलैंड का कोई पॉलिसी था क्या, ऑकलैंड का, क्या फॉरवर्ड रिजर्व ऑकलैंड का पॉलिसी था, वॉज द पॉलिसी ऑफ फॉरवर्ड रिजर्व। करजन का क्या था, प्राउड रिजर्व था। गुड। सो ये जो फॉरवर्ड रिजर्व है, इसमें था क्या, इसमें था क्या, फॉरवर्ड पॉलिसी या फॉरवर्ड रिजर्व जो है उसमें था क्या। यस। तो फॉरवर्ड पॉलिसी जो था ऑकलैंड का, कि जो कंपनी है वो खुद इनिशिएटिव लेगी टू प्रोटेक्ट इट्स बाउंड्री फ्रॉम ए रशियन अटैक। ओके, ठीक है, तो ये ऑकलैंड की पॉलिसी थी। ऑलराइट, और उसके बाद जो है ये गए थे, और ट्रीटी की कौन सी ट्रीटी साइन की थी, एनी ट्रीटी दैट वाज साइंड विद द अफगान्स। गंडामार्क 1879 था ये, अभी तो फर्स्ट ऑफ अफगान वॉर में थोड़ी था, 1879 में था गंडामार्क। यू आर करेक्ट, अफगान्स के साथ हुआ था, बट ये अभी थोड़ी था। ओके। एनी ट्रीटी दैट यू गाइस रिमेम्बर। हाँ, कोई ट्रीटी नहीं था, एक पीस ट्रीटी था, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, जिससे अफगान इंडिपेंडेंस जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। ओके, ऑलराइट, उसको क्या किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी कब था, एनी आइडिया, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, इट वाज लेटर, लेटर कब था, एनी आइडिया, 1919 में था। एंड व्हाट अबाउट द फर्स्ट अफगान वॉर, इट वाज जस्ट अ पीस एग्रीमेंट विथ नो नेम। ठीक है, ऐसा कोई नेम नहीं था विच वी हैव कम अक्रॉस। तो 3 ट्रीटी थे, याद रखना। एक तो जो आपका उसमें था, एक जो था ट्रीटी ऑफ गंडामार्क था, तो दिस वाज इन 1879। एंड देन देयर वाज अ ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी विच वाज फाइनली, जिसने डूरंड लाइन को एस्टैब्लिश किया था, एंड दिस वाज इन 1919। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, इसमें दूसरी चीज थी, इन्होंने ट्रिपार्टाइट ट्रीटी किसके किसके बीच थी, याद है हमने बात की थी, आमिर्स ऑफ सिंध, ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स एंड सिख्स, है कि नहीं। देयर वाज अ ट्रिपार्टाइट ट्रीटी, जिसमें किसने साइन करवाया था, किसके बीच में साइन कराया गया था,
तो इसको जो है इन्होंने क्या क्या कहा था कि आप देखिए ऐसी बात है, रंजीत सिंह को आर्म ट्विस्ट करके, ऑलराइट, आर्म ट्विस्ट करके जो है साइन करवाया गया था ब्रिटिश शाह शुजा और रंजीत सिंह के बीच। ओके, ब्रिटिश शाह शुजा और रंजीत सिंह के बीच जो है इसको साइन कराया गया था ट्रिपार्टाइट ट्रीटी को। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। लॉर्ड एलनबरा, तो लॉर्ड एलनबरा के समय फाइनली सिंध, याद है सिंध में हमने क्या पढ़ा था, तालपुरी, तालपुड़िया आमिर्स, देन चार यार्स, है ना। तो ये एनेक्सेशन ऑफ सिंध फाइनली हो गया था। सिंध को वैसे ही इन्होंने पावरलेस कर दिया था। फिर उसके बाद ग्वालियर के साथ वॉर भी हुआ था, which they won and which consolidated their power in the central provinces. देन लॉर्ड हार्डिंज द फर्स्ट, तो लॉर्ड हार्डिंज एक और आए थे अगर आपको याद होगा, जिन पे बम मारा गया था, हाथी पे बैठे हुए थे, और जिनकी वाइफ ने लेडी हार्डिंज कॉलेज का उद्घाटन किया था। तो ये वो नहीं है लॉर्ड हार्डिंज, ये जो है लॉर्ड हार्डिंज पहले आए थे 1844 से 48 के बीच में। सो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 टू 46 एंड द ट्रीटी ऑफ लाहौर, ओके, ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है इनके समय में साइन हुआ था, तो विच रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल लॉसेस फॉर द सिख अंपायर, और ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट जो है सिख एरिया पे एस्टैब्लिश हो गया था। सोशल रिफॉर्म्स में इट इंक्लूडेड द अबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड ह्यूमन सैक्रिफाइस, reflecting efforts to impose British moral values on इंडियन सोसाइटी। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है लॉर्ड हार्डिंज के समय बैन किया गया, और ह्यूमन सैक्रिफाइस के अगेंस्ट भी बैन आया था। ओके, अब हम बात करते हैं डलहौजी। तो ऐसा कहा जाता है कि द सीड्स ऑफ 1857 revolt was sown ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौजी। ओके, और डलहौजी के समय 1848 से 56 के समय, देखिए ही वाज आल्सो कंसिडर्ड अ वेरी ग्रेट रिफॉर्मर, बहुत काम किया इसने, लेकिन एट द सेम टाइम जो इसका हार्ड अप्रोच था टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट्स, और इसका जो हार्ड अप्रोच था उसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हुई, एंड विच लेड टू दी 1857 रिवोल्ट। तो 1848 से लेके 56 के बीच में था, और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर देखा, जिसमें इन थ्योरी द सिख एम्पायर कोलैप्स्ड। ओके, दो वॉर हुए थे आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह। अगर आपको याद है जिंदन, महारानी जिंदन के बारे में याद है, और उनके जो रीजेंट थे, ऑलराइट, तो महारानी जिंदन जो थी शी वाज द रीजेंट। ओके, याद आया, और उनके जो ये थे एडवाइजर्स थे, हाँ, तो लाल सिंह जो थे, तो उसके साथ, हाँ, द माइनर वाज दलीप सिंह। तो फाइनली जो है दो वॉर के बाद ये सिख एम्पायर को खत्म कर दिया गया, एंड इट लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। और उसके बाद इन्होंने लोअर बर्मा और पेगू, उसको भी जो है इन्होंने टिम्बर रिच एरिया, दिस वाज द टिम्बर रिच एरिया उसको ऑफ म्यांमार, और बहुत ज्यादा टिम्बर यहाँ पर मिलता था, तो इन्होंने क्या किया, इसको भी जो है डलहौजी ने एनेक्स कर लिया। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जो किंग है अपने एक नेचुरल एयर, एक नेचुरल बॉर्न सन के बिना मरता था, तो उसको क्या किया गया था कि हिंदू लॉज को मिस इंटरप्रेट किया गया था। इन्होंने क्या किया गया था, क्या किया था इन्होंने कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इसको कहा कि ये जो ऐसी बात है कि दिस इज बेस्ड अपॉन द हिंदू स्क्रिप्चर्स, बट इसका क्लियर मिस रिप्रेजेंटेशन था, क्योंकि हिंदू स्क्रिप्चर्स में कहीं ये नहीं लिखा है, ओके, हिंदू स्क्रिप्चर्स में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है दैट द अडॉप्टेड सन कैन नॉट रूल। ओके, तो इसके चलते बहुत सारे, सतारा से स्टार्ट हुआ, तो सतारा इन्होंने बनाया खुद 1817 में, खुद ही इन्होंने ले लिया। जैतपुर, उसके बाद फर्स्ट कौन था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध। तो अवध को इन्होंने क्या किया था, मिस गवर्नेंस के नाम पे चिपका दिया था।
नोटिस कि आपको जो है हम, और अवध was the turning point because a lot of peasant soldiers, they had great regard for, they had great regard for whom? They had great regard for द नवाब वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह जो है उनके चलते, उनको हटाने के चलते बहुत ज्यादा पेजेंट्स में डिस्कॉन्टेंट और सोल्जर्स में डिस्कॉन्टेंट हुआ था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सतारा गया था। उसके बाद इनके समय वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच भी था, which aimed at spreading Western education through the establishment of Anglo vernacular schools and government colleges। तो वुड के एजुकेशन डिस्पैच में क्या विमेन्स एजुकेशन के बारे में कुछ था? डिड इट कंटेन एनीथिंग अबाउट? यस, बिल्कुल था। और बच्चों को स्टार्टिंग से अंग्रेजी में पढ़ाने का प्रावधान था। वॉज दिस करेक्ट? डज दिस कवर किड्स रीडिंग इन इंग्लिश? नहीं। इसको जो है इनिशियली द किड्स वुड स्टडी इन देयर वर्नाक्युलर लैंग्वेज। तो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में दे वुड स्टडी, एंड देन वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है जब ये हायर क्लासेस में जाएंगे तो इंग्लिश में शिफ्ट होंगे। ओके, तो ये वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच ये था, ये आया था डलहौजी के समय। तो डलहौजी के समय रेलवे और टेलीग्राफ रिफॉर्म्स भी हमें देखने को मिला था। रेलवे लाइन मुंबई टू थाने, थाने टू मुंबई 1853, याद होगा आपको। टेलीग्राफ के लाइंस बिछाए गए थे। ओके, पोस्टल रिफॉर्म्स, पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है आपका, ये डलहौजी के समय ही आया था। गैंजेस कैनाल और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सो डलहौजी को फादर ऑफ द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। ओके, विडो रीमैरिज एक्ट 1856, तो ही इनकरेज द रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, एंड ये किसके अंदर आया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हु वाज द सेक्रेटरी एट द बेथुन कॉलेज। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से, बेथुन स्कूल के जो सेक्रेटरी थे, उनके एफर्ट से ये विडो रीमैरिज एक्ट जो है आया था। और कोई था क्या इससे रिलेटेड? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ कोई और भी था क्या who worked for widow remarriage? कहीं से भी, महाराष्ट्र से या कहीं और से? कार्वे, डीके कार्वे, यस। विष्णु शास्त्री पंडित, वेरी गुड। इनके बारे में मत भूलिएगा, इनके बारे में रिवाइज भी हम जल्दी करेंगे, ठीक है। यस, महादेव रनाडे एज वेल, गुड। लॉर्ड कैनिंग, तो कैनिंग साहब आए थे 1856-57 में। तो कैनिंग जो थे, he was the last governor general and he was the first viceroy। कैनिंग साहब जो थे, he was the last governor general and he was the first viceroy। इनके बारे में क्या है? इनके समय जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या 1857 का रिवोल्ट हुआ था। नाउ हियर इज द थिंग, आपको लग सकता है कि ये कैनिंग पे तो गाज गिरती या कैनिंग को तो पनिशमेंट मिलता कि तुमने कैसे अलाउ किया, लेकिन कैनिंग के फेवर में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पारित हुआ था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में देयर वाज अ रेजोल्यूशन दैट वाज पास्ड appreciating the efforts of Lord Canning in subduing the revolt, and उसी के फेवर में, इनके फेवर में जब आया तो इनको फर्स्ट वाइसरॉय कंटिन्यू करने दिया गया। ओके, ठीक है, यस। सो लॉर्ड कैनिंग जो है, ही एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज एट कैलकटा, मद्रास एंड बॉम्बे। तो ये कहाँ लिखा हुआ था भाई? ये क्या अपने से हो गया था? क्या ये अपने से हो गया था? नहीं, ये 1853 चार्टर एक्ट में आया था, नॉट वुड्स डिस्पैच। ये चार्टर एक्ट में आया था, और उसके बेसिस पे 3 जगह पे आपको यूनिवर्सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिला था। ओके, रिवोल्ट ऑफ 1857 इनके समय हुआ था। फिर वाइसरॉय की अब आप बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1858 जो है, उसके बाद आपका ये वाइसरॉयस बने। और अब जो है ब्रिटिश क्राउन जो है वो 100%, ब्रिटिश क्राउन जो है वो 100% जो है अब आ गई इसके इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में। ओके, पहले क्या था, पहले दे यूज्ड टू रूल इनडायरेक्टली थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो इसमें वाइसरॉयज ऑफ इंडिया में वी हैव लॉर्ड कैनिंग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इट मार्क द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। और वाइसरॉय जो है पहले आपके लॉर्ड कैनिंग साहब बने थे। इसके बाद व्हाइट म्यूटिनी भी देखने मिला था, विच वॉज अ रिबेलियन बाय यूरोपियन ट्रूप्स। यूरोपियन ट्रूप्स का जो था रिबेलियन था, एंड दिस वाज इन रिस्पॉन्स टू द पोस्ट 1857 मिलिट्री रिफॉर्म। तो हुआ क्या था, दैट आर्टिलरी जैसे सेंसिटिव एरियाज में सिर्फ यूरोपियंस को रखा जा रहा था, और यूरोपियंस टू इंडियंस का रेशियो क्या था, 3:1 के रेशियो में होने लगा। और मार्शल, सो कॉल्ड मार्शल रेसेस से ब्रिटिशर्स जो है, जिसमें सिख्स गुरखास जो थे हु वेर लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, तो सिख्स और गुरखास जो है उनके उनसे जो है रिक्रूटमेंट इन्होंने बढ़ा दिया था। ठीक है, तो इसके चलते व्हाइट म्यूटिनी जो है देखने को मिली थी। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 पास हुआ था, तो क्या इसमें से निकला था 1861 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, तो इसमें इंडियन मेंबर्स थे सबसे पहले, और इससे जो है आपका पोर्टफोलियो सिस्टम और ऑर्डिनेंस का प्रोविजन आपका यहां से निकला था। और इंडियन मेंबर्स कौन कौन थे, इंडियन मेंबर्स जो थे, महाराजा ऑफ बेनारस वाज ही देयर। जो इंडियन मेंबर्स थे देवर ब्रिटिश लॉयलिस्ट। ओके, इंडियन मेंबर्स जो थे वो कौन थे, देवर ब्रिटिश लॉयलिस्ट। तो उसमें थे राजा ऑफ बेनारस थे, बिल्कुल थे, महाराजा ऑफ पटियाला था, और सर दिनकर राव भी थे। ठीक है, महाराजा ऑफ पटियाला थे, सर दिनकर राव थे, और राजा ऑफ बेनारस। दीज वेर द थ्री members who were nominated, they were not elected, please remember. These people, they were nominated into Lord Canning's okay council. इसके बाद एल्जिन साहब आए एक साल के लिए, वहाबी मूवमेंट देखा इन्होंने। वहाबी मूवमेंट वाज ए रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ओके, ये क्या था, दे वांटेड टू गो टुवर्ड्स प्री अरेबियन। okay, so not pre-Arabian, it they wanted to go towards Arabia during the initial stages of Islam. Okay, Shah Waliullah के अंदर में they wanted to go towards Arabia in the 8th century। जब okay, जब इस्लाम जो था, जैसे अरेबिया में 8th सेंचुरी में प्रैक्टिस किया जाता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैगंबर मोहम्मद, तो उस टाइप का इस्लाम को इंडिया में जो है वो लाना चाह रहे थे। उसके बाद लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69 के बीच में 5 साल, तो भूटान के साथ इनका वॉर था, तो ट्रीटी ऑफ सिंचुला। ओके, ट्रीटी ऑफ सिंचुला जिसमें आसाम का दुआर रीजन जो था वो भूटनीज ने ब्रिटिश इंडिया को दे दिया। यस, लॉरेंस का क्या था, मास्टरली इनएक्टिविटी। ओके, ऑलराइट, तो इसमें था कि आप कुछ मत करो, ठीक है, डोंट गेट इनटू बेसिर पैर के जो वॉर्स है उसमें आप मत लीजिए, विच वाज वेरी इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट, इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू हुज पॉलिसी, ऑकलैंड्स फॉरवर्ड पॉलिसी। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि मास्टरली इनएक्टिविटी, जिसमें रिस्ट्रेंट दिखाया गया टुवर्ड्स द अफगान्स। क्या दिखाया गया, रिस्ट्रेंट दिखाया गया टुवर्ड्स द अफगान्स। और इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, हाई कोर्ट का सेटअप, हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। तो कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किसके समय था, सर जॉन लॉरेंस के समय था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेयो के बारे में। मेयो के बारे में आपको पता रहना चाहिए, ही इज द ओनली पर्सन टू गेट असासिनेटेड वाइल
गए हुए थे ये अंडमान निकोबार आइलैंड में। वहां पर एक मुस्लिम कैदी ने इनको पीछे से आके, ओपन प्रिजन होता था पहले, पहले जो प्रिजन्स होते थे सिर्फ आइलैंड पे घूमते थे, तो वहाँ कोई पठान था, तो वो अपने आप को बेकसूर बताता था, तो उसने क्या किया कि ये बोट पे चढ़ रहे थे, इनकी वाइफ बैठी हुई थी बोट पे, अन्य बोट पे चढ़ के निकल रहे थे वहां से, ही वांटेड टू गो टुवर्ड्स पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर से फिर आते इंडिया, पीछे से आया और इनको जो है स्टैब कर दिया मल्टीपल टाइम्स एंड ही डाइड ऑन स्पॉट। ओके, एंड व्हाइल हिज वाइफ वाज स्क्रीमिंग। सो लॉर्ड मेयो जो है, ये आए थे तो राजकोट कॉलेज जो है और मेयो कॉलेज अजमेर में, मेयो कॉलेज जो है, अभी भी अगर आप किसी प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते हैं, लड़के हैं आप किसी किंग या प्रिंस के, या कहीं बड़े घर से आते हैं, पैसे वाले घर से आते हैं, तो अभी भी मेयो कॉलेज जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ओके, और राजकोट कॉलेज इन्होंने काठियावाड़ में, और मेयो कॉलेज अजमेर में इन्होंने स्टार्ट किया था। और ये नहीं है आपके जयपुर के पद्मनाभन सिंह, पद्मनाभ सिंह नाम है जिनका, वॉज द किंग ऑफ किंग जो है, तो पद्मनाभ सिंह जी जो हैं पढ़े हैं मेयो कॉलेज से ही पढ़े हैं। देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री एज वेल ऑन यूट्यूब, अगर बाद में समय मिलेगा तो देखना, उसमें दिखाया कैसे मेयो कॉलेज में ग्रूम करते हैं प्रिंसली स्टेट के प्रिंसेस को। ओके, फिर इन्होंने अपने जो टाइम में लॉर्ड मेयो ने स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ओके, इसको लेके आए थे, और पहला सेंसस, बिल्कुल अमित भाई करेक्ट, 1871 में पहला सेंसस हमें देखने को मिला था। देन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, ये भी लॉर्ड मेयो के समय हमें देखने को मिला था। और स्टेट रेलवेज का इंट्रोडक्शन, जो एक्सपेंशन ऑफ रेलवे नेटवर्क है जिससे ट्रेड और मोबिलिटी बढ़ती है, वो भी आपका लॉर्ड मेयो के समय देखने को मिला। मेयो के बाद सर कौन आया? नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है 1872 से 76 के बीच था। सो दिस मार्क द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सो प्रिंस ऑफ वेल्स होता कौन है? ही इज द क्राउन प्रिंस। जो क्राउन प्रिंस होता है नेक्स्ट इन लाइन टू द थ्रोन, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स। अभी जैसे प्रिंस विलियम्स जो है, ही बिकेम द प्रिंस ऑफ वेल्स आफ्टर हिज फादर, हु वाज द लास्ट प्रिंस ऑफ वेल्स, बिकेम द किंग चार्ल्स द थर्ड। ओके, सो ये 1921 में भी आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रिंस ऑफ वेल्स 1875 में भी आए थे, और फिर 1921 में, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स को प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था, अगर आपको याद हो। ओके, देन ट्रीटी ऑफ गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। Okay, sorry, trial of Gaikwad of Baroda. So he demonstrated the crown's authority over princely state. I'm sorry, just a slip of tongue. It is the trial, not the treaty. Trial of Gaikwad of Baroda. तो इन्होंने क्या किया था, दिखाया नॉर्थ ब्रुक ने कि हम भी जो हैं ये जो प्रिंसली स्टेट है उनके साथ रिस्पेक्टफुल कंडीशन रख सकते हैं। आफ्टर 1857 प्रिंसली स्टेट्स के साथ एक अच्छी दूरी रखी जा रही थी, और उनको अलाउ किया जा रहा था इंटरनल मैटर्स को सॉर्ट करने के लिए, लेकिन गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा का ट्रायल करके उन्होंने ये दिखा दिया कि अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो ब्रिटिशर्स के पास ही है। ओके, इसके इनके समय कुका मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, विच वाज अ रिलीजियस एंड रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन पंजाब, which was against the British rule. Okay, all right. लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के बीच में, तो यहाँ पर फेमाइन जो था 1876 से 1780, तो स्ट्राची कमीशन, ओके, जो आपका स्ट्राची कमीशन जो था, जो कि फेमाइन कमीशन था, ये लिटन के समय था। पटना में देर इज समथिंग विच इज नोन एज द गोल घर। क्या किसी ने सुना है गोल घर के बारे में? सो गोल घर जो है, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टोरेज यूनिट। ये इट यूज टू बी पटनाज बिगेस्ट स्ट्रक्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड ये 19th सेंचुरी में ही एस्टैब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द फैमिन ऑफ 1876 एंड 78। तो यहाँ पर ग्रेनरी था। ओके, उस समय बंगाल के अंदर आता था पटना, बिहार डिड नॉट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। सो ये जो है, ये गोल घर जो है, इसको डाला गया था, इसको बनाया गया था टू स्टोर द ग्रेन्स फॉर द बंगाल रीजन। ओके, ताकि अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आए, ओके, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आए, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। रॉयल टाइटल्स एक्ट 1878 में, सो क्वीन विक्टोरिया वाज प्रोक्लेम्ड काइजर ए हिंद।
और क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो कैजर ए हिंद मेडल किसी को मिला था क्या? महात्मा गांधी को मिला था। और महात्मा गांधी को क्यों मिला था? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द बोयर वॉर ऑफ 1890s, ओके, एम्बुलेंस कोर के लिए। देन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था 1878 में आया था, इट रेस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस। और जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में पब्लिश करते थे, तो उन पे जो है रेगुलेशन स्टार्ट हो गया था। और जो कलेक्टर्स हैं उनको सीज करने का पावर दे दिया गया था। तो अभी हाल फिलहाल में पीरियोडिकल्स एक्ट याद है, हमने बात की थी। पीरियोडिकल एक्ट आया था 2022 में, सॉरी 23 में। पीरियोडिकल एक्ट 2023 वाला, तो उसमें मैंने बताया था कैसे अब आपको लाइसेंस लेना है, कैसे अब आपको रजिस्टर करवाना है ना, विच इज रेमिनिसेंट ऑफ द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। एंड इट क्रिटिसाइज फॉर इट्स रिप्रेसिव मेजर अगेंस्ट एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट। तो कौन सी एक यहाँ पर न्यूज़पेपर था विच कन्वर्टेड टू इंग्लिश ओवरनाइट, बता सकते हैं? इससे बचने के लिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, पहले वर्नाक्युलर में पब्लिश होती थी, तो अमृत बाजार पत्रिका जो है, ये जो है आपकी चेंज हो गया ओवरनाइट, और अपने आप को जो ओवर 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 स्मार्ट वाला होता है ना, फिर भी अमृत बाजार पत्रिका के अगेंस्ट बहुत सारे केसेस चले थे। तो ये काफी स्मार्ट मूव था, नॉट से ओवर स्मार्ट मूव था, बट स्मार्ट मूव था, दैट ओवरनाइट दे चेंज्ड टू अंग्रेजी। ओके। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने, जिनको रिपन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने जो है हटाया था। ओके। आर्म्स एक्ट 1878 so imposed restrictions on the possession of arms by Indians. So this was a revolutionary act. ये revolutionary क्यों था? Because it changed personal defense and it changed, a lot of things for Indians. Okay. Then second Afghan war 1878-80 के बीच में, it aimed to extend British influence in Afghanistan. तो अफगानिस्तान में जो है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने के लिए हुआ था। तो यहाँ पर अब बता सकते हैं आप क्या साइन हुआ था? ट्रीटी ऑफ गंडामा। गुड। ओके, 1879 में स्टार्ट। लॉर्ड रिपन अब आए थे, तो इनको रिपन ऑफ इंडिया कहा जाता था। बड़े ही दयालु थे इंडियंस के प्रति, बहुत इनको प्यार था। और इनको इसीलिए रिपन ऑफ इंडिया, जब ये जा रहे थे तो इनके लिए कांग्रेस ने, ओके, इनके लिए एक लिखा था 18, मतलब उनका जो आई थिंक सिख्स और कांग्रेस ने इनके लिए एक फेयरवेल लेटर वगैरह लिखा था। सो वेरी 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 पॉपुलर अमंग इंडियंस, बहुत ज्यादा। ये जो है, इनको रिपन ऑफ इंडिया का टाइटल भी दिया गया था। एंड ही वॉज हेटेड बाय द ब्रिटिश कंजर्वेटिव्स। ये सोचते, ब्रिटिश कंजर्वेटिव इनको ट्रेटर बोलते थे, बिकॉज ही यूज टू थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियंस। इन्होंने क्या किया था? लिटन का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रिपील किया, फिर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, जिसके थ्रू चिल्ड्रंस का जो है नंबर ऑफ आवर्स उसको रिड्यूस किया गया था, और चिल्ड्रन जो है उनको ये हजार्डस इंडस्ट्री से दूर रखा गया था। ओके। देन financial decentralization, continued effort to distribute financial powers more widely within the government structure, is also known as the father of local self government. Okay. एजुकेशन कमीशन, इन्होंने हंटर कमीशन जो है इन्होंने लगाया था। फिर इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें ही वांटेड टू अलाउ द इंडियन जजेस टू ट्राई ब्रिटिश और यूरोपियन सिटीजन। तो ये जो था, दिस एक्चुअली दिस एक्चुअली वाज द डेथ सेंटेंस फॉर रिपन। ओके। इसके बाद जैसे ही ये लोगों को पता चला ब्रिटेन में, तो इनको ट्रेटर करार दे दिया गया और उनको वापस बुला लिया गया। एंड ही ऑल्सो रिस्टोर्ड कंट्रोल ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर टू इट्स हेरिडिटरी मोनार्क। तो इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि मैसूर को इन्होंने, एज वन ऑफ हिज एक्ट्स, इन्होंने फाइनल एक्ट्स, मैसूर को जो है इन्होंने कंट्रोल दे दिया था वोडेयार्स को। एंड ही इट इज सेड दैट ही वेंट बैक अ ब्रोकन मैन एंड ही डाइड सून आफ्टर। ओके। ये जो लॉर्ड रिपन है, he was very sad after he was called back, and काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया था इनको। ओके।
सो ये जो लॉर्ड रिपन साहब है, एंड ही बेसिकली डाइड, आई थिंक कुछ साल जिए ही, उसके बाद जो है ये मर गए। एंड ही डाइड अ ब्रोकन मैन, एंड ही वाज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इन इंडिया। ठीक है। लॉर्ड डफरिन, तो याद रहेगा डफरिन क्यों, बिकॉज इसके समय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बना था, इनके समय थर्ड बर्मीज वॉर विच लेड टू द कंप्लीट एनेक्सेशन ऑफ बर्मा। तो बर्मा का कंप्लीट एनेक्सेशन डफरिन के समय हुआ था और इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, 1888 तक ये थे। फिर लॉर्ड लैंसडाउन, लैंसडाउन कहीं सुना है आपने? लैंसडाउन, इनके नाम पे उत्तराखंड में एक हिल स्टेशन है लैंसडाउन। तो फैक्ट्री एक्ट 1891, इट इम्प्रूव्ड द लेबर कंडीशन इन फैक्ट्रीज। इसमें विमेन का जो है, ओके, और चिल्ड्रन जो है दोनों को देखा गया था अच्छे से। उनका नंबर ऑफ आवर्स कम किया गया था, उनको हजार्डस इंडस्ट्री से हटाया गया था। दूसरी चीज क्या थी, दैट दिस वाज नॉट एप्लीकेबल टू ब्रिटिश ओन्ड टी प्लांटेशन एंड ब्रिटिश ओन्ड इंडस्ट्रीज, ये सिर्फ इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए था। सिविल सर्विसेज को लैंसडाउन ने कैटेगराइज किया था, इंपीरियल which was the highest, the provisional which was the state, and then the subordinate जो कि आपका तहसीलदार पटवारी लेवल का था। देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का आया था, which expanded the number of non-official members and introduced the principle of representation। और यहाँ पर जो है इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुआ था, क्वेश्चन पूछने का, दैट यू कैन आस्क ए क्वेश्चन, ओके, एंड यू कैन डिस्कस द बजट। ऑब्वियसली आपको जो है हफ्ते भर का समय देना पड़ता था, एंड यू हैव टू गिव, ओके, पहले पहले से बताना पड़ता था। एंड देयर कैन बी नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वगैरह नहीं कर सकते थे, कोई वोटिंग नहीं कर सकते थे, सिर्फ आस्क द क्वेश्चन और डिस्कस अ बजट। डूरंट कमीशन जो है एस्टैब्लिश हुआ था किसके अंदर, लॉर्ड लैंसडाउन के अंदर। और ये जो था डूरंट कमीशन, ये ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री को डिमार्केट करने के लिए था। ठीक है। फिर लॉर्ड एल्जिन जो थे, इनके समय चापेकर ब्रदर्स के जो थे उन्होंने असासिनेट किया था। प्लेग कमीशन, कमिश्नर जो था रैंड, है ना, तो उसको जो है इन्होंने असासिनेट किया था चापेकर ब्रदर्स ने। अब आ गए लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905, वेरी कंट्रोवर्शियल। तो इनके समय फ्रेजर कमीशन जो है ये बना था, पुलिस कमीशन अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर। उसके बाद, ओके, यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902 का बना था, और इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। ये क्यों बना था, assert the control, okay, to assert the control of the ब्रिटिशर्स ओवर द इंस्टीट्यूट्स, बिकॉज ऐसा कहा जाता था कि क्वालिटी जो है डाउन जा रहा है, बिकॉज एडमिशन जो है किसी का भी ले लिया जा रहा था, और एक्टिविज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था, एक्टिविज्म जो है काफी ज्यादा कॉलेजेस में बढ़ रहा था, इसीलिए उसको कम करने के लिए दिस यूनिवर्सिटीज कमीशन एंड द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट केम। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को इन्होंने सेटअप किया था। फिर कैलकटा कॉरपोरेशन एक्ट विच रिफॉर्म द लोकल गवर्नमेंट इन कैलकटा, ये भी आपका लॉर्ड कर्जन के अंदर था। एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, ये इनके अंदर आया था। तो इसके समय कौन आए थे, एनी आइडिया? कोई यहाँ पर था क्या जिसने ये एंशियंट मॉन्यूमेंट से रिलेटेड कुछ किया था? एनी आइडिया? वी डिड इट इन द एल बशाम क्लास, वी डिड इट इन दी एल बशाम क्लास। तो कर्जन ने किसको बुलाया था, कर्जन ने किसी को बुलाया था, बहुत यंग आदमी था, हमने डिस्कस किया था, आर्कियोलॉजिस्ट था, एनी आइडिया? हिज नेम वाज जॉन मार्शल। ओके, 1902 से लेके 1928 के बीच में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल थे वो। और उनके अंदर में ढोलावीरा, सॉरी नॉट ढोलावीरा, हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है उसका क्या हुआ था, उसका इन्होंने एक्सकावेशन किया था। ओके, ठीक है।
एक उनकी किताब है, अगर आप पढ़ना चाहें बाद में, थोड़ी एक्सपेंसिव है, अगर आप कहीं से मिल जाए, मार्शल एल्बम्स। ओके, मार्शल एल्बम्स में बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स वगैरह दी हुई है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मार्शल एल्बम्स को, बहुत थोड़ी थोड़ी महंगी किताब है, आई थिंक 3,000 रुपए की है, तो अगर कहीं से सेकंड हैंड मिल जाए तो आप देख सकते हैं, अगर इंटरेस्टेड है तो। ओके, ऑलराइट, दैट वाज द रैलिक कमीशन, यस। ओके, पार्टीशन ऑफ बंगाल, नहीं, रैलिक कमीशन वाज देयर, ओके, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की क्वालिटी के लिए भी बात कर रहा था, और उसी के थ्रू रैलिक कमीशन की बात करते करते ही आपका जो यूनिवर्सिटीज एक्ट है, which which tried to assert, okay, which tried to assert जो है its power over the universities, ऐसा हुआ था, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो दिस लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, स्वराज मूवमेंट जो है हमें देखने को मिला था। फिर कर्जन किचनर की कंट्रोवर्सी हुई थी। सो किचनर साहब जो थे, ही वाज अ जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसके जनरल थे, तो कमांड स्ट्रक्चर और उस पर डिस्प्यूट हुआ था। फिर यंग हस्बैंड का मिशन टू तिब्बत, ये भी करजन के समय आया था, ठीक है, 1904 में। और ट्रीटी जो है, एक फेवरेबल ट्रीटी तिब्बत से, और हर साल एक बड़ा अमाउंट, ठीक है, आई थिंक इट वाज 75 लाख समथिंग, जो है ट्रीटी ऑफ लहासा के अंडर जो है इनको दिया गया था। लॉर्ड मिंटो द सेकंड, 1905 टू 1910, तो एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट जो है हमें यहाँ पर देखने को मिला था। स्प्लिट इन कांग्रेस, तो इसको हम क्या कहते हैं, सूरत स्प्लिट, तो ये भी हमें देखने को मिला था मिंटो, लॉर्ड मिंटो द सेकंड के अंदर। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, तो ये शिमला डेप्यूटेशन भी मिंटो साहब के अंदर था। लॉर्ड हार्डिंज द सेकंड, तो 1910 से 1916 के बीच में, तो यहाँ पर क्रिएशन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी हमें देखने को मिलता है, which restored Bengal to a single presidency along with Bombay and Madras. Transfer of capital from Calcutta to Delhi happened, और यहाँ पर जो है महावत मारा गया था। ये हाथी पे जा रहे थे और इन पे जो है बम मारा गया था, तो इसमें इनका महावत जो है पीछे में, आई थिंक महावत नहीं, पीछे में एक आदमी बैठा हुआ था, कोई नौकर था इनका, वो मर गया था। इनको थोड़ी सी इंजरीज हुई थी और इनकी वाइफ को थोड़ी सी इंजरीज आई थी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, ओके, ऑफ हिंदू महासभा 1915 में, प्लीज रिमेम्बर, मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया था। एंड देन कोरोनेशन दरबार, he celebrated the coronation of King George the Fifth in Delhi. Okay. Lord Chelmsford, 1916 to 1921. Home Rule League formation 1916 में by Annie Besant and बाल गंगाधर तिलक, एडवोकेटिंग फॉर सेल्फ गवर्नेंस। यहाँ पर चेम्सफोर्ड के अंदर आया था, तो याद होगा आपको, मोन्टैग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी इन्हीं के समय आया था। लखनऊ सेशन जो कि सूरत स्प्लिट को रिवर्स किया, और लखनऊ जो है यूनिटी पैक्ट जो है आपको यहाँ पर मिला था। और लखनऊ पैक्ट जो था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ था। गांधीयन मूवमेंट, जहां पर साबरमती आश्रम का फाउंडेशन, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद सत्याग्रह, ये सारा चीज किसके अंडर स्टार्ट हुआ था, चेम्सफोर्ड के अंदर। और अगस्त का डिक्लेरेशन बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मोन्टैग्यू, इनके समय ही आया था, जिसके थ्रू हमें सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इंडिया के लिए प्रॉमिस किया गया था, विथ व्हाट एज द लॉन्ग टर्म गोल, डोमिनियन एज अ लॉन्ग टर्म गोल। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, विच इंट्रोड्यूस अ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन प्रोविंसेस। इसको अबॉलिश बाद में कर दिया गया 1935 एक्ट से, अगर आपको याद होगा। रौलत एक्ट, ओके, रौलत एक्ट आया था 1919 में, जिसमें इंडिविजुअल्स को विदाउट ट्रायल अरेस्ट किया गया। ओके, और इसके ही प्रोटेस्ट में जलियांवाला बाग मैसेकर जो है हुआ था। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट इनके समय आपको देखने को मिला था। तो वेरी इवेंटफुल था लॉर्ड हेड हार्ट, ओके,
अगर आप देखिएगा, सॉरी, चेम्सफोर्ड जो है काफी ज्यादा इवेंटफुल था इनका जो स्टे था इंडिया में। उसके बाद एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ओके, एजुकेशनल रिफॉर्म्स में हमें क्या देखने को मिला था? फाउंडेशन ऑफ विमेन्स यूनिवर्सिटी इन पूना और अपॉइंटमेंट ऑफ सैडलर कमीशन फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यूपीएससी पूछ सकता है, ओके, आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कि इसको आप जो है बेस्ड अपॉन, ऑलराइट, बेस्ड अपॉन क्रोनोलॉजी ऊपर से नीचे आप कीजिए, ठीक है। तो सैडलर कमीशन पहले आया कि हंटर कमीशन आया कि वुड्स डिस्पैच आया कि पहले रैलिक कमीशन आया, पहले आपका ये आया, ये सार्जेंट प्लान आया। तो उस टाइप से जो है आपको समझ में आना चाहिए। तो सैडलर कमीशन जो है आपका चेम्सफोर्ड के अंदर आया था। तिलक जी का डेथ हुआ था, अगर आपको याद होगा, तो तिलक जी जो है ही वॉज अगेंस्ट द खिलाफत मूवमेंट। और जब तिलक जी का डेथ हुआ था तो तिलक स्वराज फंड उसको डाला गया था, ओके। एसपी सिन्हा जो है ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ गवर्नर। एसपी सिन्हा जो है उनको वो पहले इंडियन बने हु बिकेम द गवर्नर ऑफ बिहार, ओके। लॉर्ड रीडिंग, ओके, लॉर्ड रीडिंग, एसपी सिन्हा पहले भी कुछ थे, अगर आपको याद होगा, एसपी सिन्हा जो है पहले भी कुछ थे, क्या थे? 1911 में कुछ बने थे क्या? क्या ये लॉ मेंबर थे क्या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा? was sp sinha was sp sinha also one of the law members in the through the 1909 council act? Hmm? Was it sp sinha? He was a law member and he was also pivotal, okay. sp sinha, he was also pivotal in establishing, okay, sp sinha was pivotal in establishing bihar, okay, ठीक है। And he was also the first law member of the viceroy's executive council, the first indian member, okay, right? I think that is satyendra prasad sinha, right? That satyendra prasad sinha jo the, है ना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, द सेम पर्सन, राइट? हाँ, पर्सन इज सेम, नाम थोड़ा चेंज होता रहता है, नाम थोड़ा जो है आपका चेंज होता रहता था, बट आई थिंक द पर्सन वाज सेम। एसपी सिन्हा जो थे ही वाज द सेम पर्सन। मॉर्ले, मॉर्ले जो है उन्होंने इनको बनाया था लीगल मेंबर, एसपी सिन्हा, ओके, ऑल राइट, ठीक है। यस, 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 ओके, दैट इज ट्रू, ओके, दैट इज ट्रू, द सेम पर्सन, इट इज सेम पर्सन। उसके बाद हम लॉर्ड रीडिंग की बात करते हैं। चेम्सफोर्ड के बाद आपका कौन आता है? लॉर्ड रीडिंग आता है। चौरी चौरा इंसिडेंट होता है विच लेड टू द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मोपला रिबेलियन रीडिंग के समय होता है। रिपील ऑफ रिप्रेसिव एक्ट सच एज द प्रेस एक्ट ऑफ 1910 एंड रॉलत एक्ट जो है लॉर्ड रीडिंग के समय होता है। इस समय जो है आपका प्रिंस ऑफ वेल्स, ओके, उनका भी जो है आना होता है। तो उनके अगेंस्ट में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है विच लेड टू एम्बेरसमेंट फॉर द ब्रिटिशर्स, बिकॉज प्रिंस ऑफ वेल्स जो है ही डिड नॉट लाइक जिस तरीके से इनको ग्रीट किया गया इंडिया में। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो है इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल लॉ एंड अबॉलिश द कॉटन एक्साइज टू ईज द इकोनॉमिक बर्डन, ओके। ये कॉटन एक्साइज जो है अगर आप देखेंगे गुजरात में, दिस वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बरदोली वाले एरिया में दिस वाज ए वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है। कम्युनल राइट्स काफी ज्यादा हुए थे। काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी इनके समय हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद का जो मर्डर हुआ था इनके समय हुआ था विच इंटेंसिफाइड कम्युनल टेंशंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी बाय चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू इनके समय हुआ था। एंड स्वराजिस्ट वर्सेस नो चेंजर्स का जो टसल था ये इनके समय देखने को मिला था। फिर आईसीएस एग्जामिनेशन, तो डिसीजन टू होल्ड साइमल्टेनियस एग्जाम्स फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज इन दिल्ली एंड लंदन। तो पहली बार जो है आईसीएस एग्जाम जो है आपको यहाँ पर देखने मिला था अंडर लॉर्ड रीडिंग। इसके पहले लड़कों को जाना पड़ता था कहाँ पर? लंदन जाना पड़ता था, ओके।
लंदन जाना पड़ता था, नहीं तो फिर आप जो है अगर नहीं आप अफोर्ड कर सकते हैं तो नहीं बन सकते आप। ओके, फिर लॉर्ड इरविन 1926 टू 1931, तो ये साइमन कमीशन 1928, इसका अराइवल हुआ था इंडिया में एंड इट वाज बॉयकॉटेड ड्यू टू लैक ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन। साइमन कमीशन 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दिया गया था कि 10 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को चेक किया जाएगा, लेकिन 2 साल पहले ही बना दिया गया साइमन कमीशन। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द कंजर्वेटिव्स वेर फियरफुल दैट हम इलेक्शन हार जाएंगे, ठीक है, इसीलिए इन्होंने 2 साल पहले ही बना दिया। नेहरू रिपोर्ट आया था, नेहरू रिपोर्ट में क्या मांगा गया था? डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था, अगर आपको याद होगा। वॉज इट एक्सेप्टेबल टू ऑल? Was dominion status acceptable to all? The answer is no. सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को नहीं था, इसीलिए उन्होंने क्या बनाया था? इंडिपेंडेंस ऑफ फॉर इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग या इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, दो चीजें हैं। एक तो राश बिहारी बोस का हो गया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ओके, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है आपका किसने बनाया था? एक तो आपका राश बिहारी बोस ने बनाया था, ओके, ऑलराइट, एक तो आपका राश बिहारी बोस ने बनाया था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, है ना, दैट वाज ओके, दैट वाज राश बिहारी बोस। और ये जो बोस और नेहरू जो थे उनका क्या था? बोस और नेहरू जो थे उनका क्या था, जो इन इसमें बनाया था इन्होंने? वो भी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग था, वो भी जो था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग था। तो जेएल नेहरू, एक और थे श्रीनिवास अयंगर, ओके, उन्होंने बनाया था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ओके, जेएल नेहरू और श्रीनिवास अयंगर और सुभाष चंद्र बोस, और उसके साथ साथ राज बिहारी बोस ने भी जापान में बना दिया था इसको, एक एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन सेम नेम से, ठीक है। तो हारकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन रिपोर्ट इसी समय आया था, ओके, ठीक है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एंड सॉन्डर्स, इंस्पेक्टर सॉन्डर्स का मर्डर जो है इसी समय हुआ था। तो सॉन्डर्स कहा जाता है कि सॉन्डर्स के लाठी चार्ज में किसकी डेथ हो गई थी? लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने जो है अपने छाती पे, अपने छाती पे जो है डंडे खाए थे, जिसकी वजह से 1-2 महीने में उनकी डेथ हो गई थी। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, तो कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल। डांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमें देखने को मिला इसके समय। दीपावली डिक्लेरेशन किसके समय? दीपावली डिक्लेरेशन इरविन्स दीपावली डिक्लेरेशन था, which promised limited dominion but almost, इस समय जो है हमें 1929 का पूर्ण स्वराज जो है उसका क्लेम एस्टैब्लिश हो गया था, तो डोमिनियन हम नहीं चाह रहे थे। गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसमें एक्सेप्ट भगत सिंह राजगुरु का कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस और पुलिस एक्सेसेस की इंक्वायरी, उसको छोड़ के हर चीज को मान लिया गया था। गांधी इरविन का जो पैक्ट था उसमें गांधी जी जो है उनकी डिमांड्स को मान लिया गया था। अब विलिंगडन, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि सेकंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इरविन के समय हुआ था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लॉर्ड विलिंगडन के समय हुआ था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ओके। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें कुछ निकला नहीं, तो उसके बाद जो है गांधी जी वापस आ गए थे। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुआ था? व्हाइट पेपर निकला था। व्हाइट पेपर के बाद क्या हुआ था? व्हाइट पेपर के बाद क्या होता फ्रेंड्स? व्हाइट पेपर के बाद जीओआई एक्ट 1935 आया था। तो ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच सॉ वेरी वेरी लिमिटेड पार्टिसिपेशन, उसके थ्रू जो है आपका जीओआई एक्ट 1935 निकला था। कम्युनल अवार्ड आया था विलिंगडन के समय, तो रैमजे मैकडोनल्ड जो था उसने कम्युनल अवार्ड जो है उसको दे दिया था, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट था। तो गांधी जी जो है उन्होंने यरवाड़ा जेल में फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज ही बिलीव दैट द पूना पैक्ट जो है एक तरीके से, ओके, पूना पैक्ट जो है एक तरीके से एंटी हिंदू है, ठीक है। इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस भी स्टार्ट हुआ था इस समय में,
बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस जो है मूवमेंट उसको रिज्यूम करना था, लेकिन मासेस थकी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करवा दिया। फिर आपके विलिंगडन के समय ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, और उस वो जो था इट वाज अ प्रीकर्सर टू इंडियाज मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज मोर और लेस डिपेंडेंट अपॉन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ओनली। इसमें हमें ऑल इंडिया किसान सभा और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये भी विलिंगडन के समय जो है हमें देखने को मिली थी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा? ऑल इंडिया किसान सभा का फाउंडर कौन है? शाहजानंद सरस्वती, और कोई आदमी इससे जुड़ा हुआ था क्या? ऑल इंडिया किसान सभा से कोई आदमी जुड़ा हुआ था क्या? जवाहरलाल नेहरू जुड़े हुए थे क्या? क्या जवाहरलाल नेहरू इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे क्या? ओके, ओके। उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है, ये किसने बनाया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो किसने बनाया था? वो वाज द लीडर? क्या आचार्य नरेंद्र देव थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। ये याद रखना, जेपी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया, ये तीनों जो थे इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई, ठीक है? भूलिएगा नहीं। इसको बर्मा जो है उसको भी निकाल दिया गया था इंडिया से, बिकॉज बर्मीज फ्रीडम फाइटर्स दे वेयर गेटिंग आइडियाज फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। और बर्मा में जो है रेफरेंडम हुआ था, तो उसमें दे सेड कि हमें इंडिया में ही रहना है, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने इनको निकाल दिया था। फिर आया लॉर्ड लिनलिथिगो। तो लिनलिथिगो के बारे में कोई फैक्ट है क्या दैट यू गाइस नो अबाउट? लॉर्ड लिनलिथिगो के बारे में, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग है, वेरी गुड, इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग, ठीक है? सो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है इनके समय हुआ था, जिसमें कांग्रेस वन स्वीपिंग पावर एंड द मुस्लिम लीग इट wasn't able to win any seats, okay, मतलब it wasn't able to win any kind of major provinces। 101 सीट आई थी टोटल, कांग्रेस की 600 प्लस, ओके। सो एक तरीके से डिसाइड हो गया कि जो मुस्लिम्स हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मुस्लिम लीग्स पॉलिटिक्स, एंड जिन्ना जो है आफ्टर दिस, जिन्ना जो है रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, ओके। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री हैपेंड बिकॉज इनसे बिना पूछे वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन सपोर्ट प्लेज कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस की प्रेसिडेंसी थी कहां कहां पे? त्रिपुरी और हरिपुरा, दो सेशन में थे, लेकिन फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया, ओके। इन्होंने क्या किया? रिजाइन कर दिया। वाई? बिकॉज पत्ताभी श्री सीतारामैया को बनाना चाह रहे थे महात्मा गांधी, ओके, उनको बनाना चाह रहे थे महात्मा गांधी, गुस्सा हो गए थे इनसे, ठीक है? एंड डिस्पाइट डिस्पाइट हिम बीइंग, ओके, डिस्पाइट हिम गेटिंग द मेजोरिटी ऑफ द वोट्स, इनको जो है भगा दिया गया, ठीक है? उसके बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इन्होंने बनाया था बोस ने, आफ्टर हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम कांग्रेस प्रेसिडेंसी। लाहौर रेजोल्यूशन 1940 का, मुस्लिम लीग जो है उन्होंने क्या कहा कि अब हमें चाहिए आजादी, लेके रहेंगे आजादी, आजादी, मुस्लिम लीग को चाहिए पाकिस्तान। अगस्त ऑफर आया था 1940 में, विच ऑफर्ड ग्रेटर इंडियन इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज हिटलर जो है फ्रांस को कैप्चर कर चुका था, तो ब्रिटिशर्स वांटेड टू सिक्योर 100% इंडियन कमिटमेंट। विंस्टन चर्चिल जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, और इंडिया की तरफ उनकी पॉलिसी बहुत हार्श थी, इंडियंस को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है वो भाग गए जर्मनी। जर्मनी जाके उन्होंने सबसे पहले तो वहां पर जो कैप्चर्ड ब्रिटिश पीओडब्ल्यू थे उनको मोटिवेट करके एक आर्मी बनाई। उसके बाद जापान गए, जापान में जाके फिर वहां पर आजाद हिंद की फौज उन्होंने बनाया। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया। वाई क्रिप्स मिशन? बिकॉज यहाँ पर जो था ब्रिटिशर्स को यूएस वालों ने बोला कि जाइए और जाके बात कीजिए, ओके, हम जो है अब 100% वॉर में जाना चाहते हैं, इंडियन सपोर्ट इज पिविटल। तो
तो ये जो था पोस्ट डेटेड चेक बोला गया बाई महात्मा गांधी, बिकॉज इसमें जो है, इसमें भी डोमिनियन स्टेटस बोल रहे थे, और उन्होंने बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो, अभी हमें चाहिए आज़ादी, हमें भी आज़ादी चाहिए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, और ग्वालियर टैंक से जो है इन्होंने जून में महात्मा गांधी ने कहा कि डू और डाई। ओके, क्या कहा, डू और डाई। तो इसी में पैरेलल गवर्नमेंट्स जो थे, आपको याद होगा, जातीय सरकार वगैरह याद है, जो पैरेलल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स जो थे एस्टैब्लिश हुए थे। और कौन थी, उषा मेहता, अंडरग्राउंड रेडियो, याद आया। डिवाइड एंड क्विट स्लोगन जो है एट द कराची सेशन ऑफ मुस्लिम लीग भी हमें देखने को मिला था कि डिवाइड करो और क्विट करो इंडियन इंडियन डोमिनियन को, हमें इंडिया के साथ नहीं रहना है। अब आए लॉर्ड वेवल साहब, तो सीआर फॉर्मूला यहाँ पर आया, सी राजगोपालाचारी जो है, इन्होंने बोला कि फॉर्मूला हम देंगे कि टैसिट अप्रूवल। ओके, क्या था, टैसिट अप्रूवल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि अगर लोग रेफरेंडम में वोट करते हैं तभी जाके हम जो है मानेंगे कि पाकिस्तान इज अ लेजिटिमेट क्लेम। उसके बाद वेवल प्लान आया और शिमला कॉन्फ्रेंस आया, दोनों ट्राई कर रहे थे कि इंडियंस के साथ कोई एक संधि हो जाए, इंडियंस के साथ अग्रीमेंट हो जाए, बट इट फेल्ड। ओके, और फिर हमें एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिला वेवल के समय। कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन में कौन थे, एक हमारे पुराने मित्र थे, उनका नाम क्या था, क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो भी थे, कैबिनेट मिशन में आए थे इंडिया में। फिर डायरेक्ट एक्शन डे, ओके, डायरेक्ट एक्शन डे, इट वाज कॉल्ड बाय द मुस्लिम लीग। इसमें कम्युनल वायलेंस हुआ था कलकत्ता में। इन्होंने क्या कहा था कि हम डायरेक्ट एक्शन लेके अपने आप हम जो है बंगाल और पंजाब जो है उसका बंटवारा कर देंगे। फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हुआ, यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग वन बिग। तो फ्रॉम बिकमिंग इररेलेवेंट 10 years बैक, दे केम बैक, ओके, दे केम बैक एंड दे फॉर्म्ड मेजॉरिटी वोट्स इन द मुस्लिम प्रोविंसेस। ओके, फिर एटली डिक्लेरेशन स्टार्ट हुआ। एटली डिक्लेरेशन में क्या बोला कि हम किसी भी हाल में जून 1948 तक इंडियंस को पावर देंगे। सो दिस वाज देयर टू प्रेशराइज द इंडियंस, दिस वाज देयर टू प्रेशराइज द इंडियंस कि आप जो है जल्दी से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश कीजिए, और जो है आप जो काम कर रहे हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली का उसको थोड़ा जल्दी कीजिए, हमें निकलना है। अब फाइनली जो है ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए कुछ महीनों के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को लाया गया था, और लॉर्ड माउंटबेटन जो है ही वाज द डेकोरेटेड नेवल ऑफिसर। और जून 3 प्लान जो है इन्होंने अनाउंस किया था कि इंडिया को हम दो डोमिनियन में पार्टीशन करेंगे, और अगस्त 1947 को पार्टीशन करेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है ये माउंटबेटन के सामने आया था, और इंडिया पाकिस्तान को क्रिएट किया गया, डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। इंडिया जो है फाइनली इंडिपेंडेंट हो गया 1950 में। ओके, 1950 में हम जब रिपब्लिक बने तो डोमिनियन स्टेटस भी हमारा खत्म हो गया। और पहले डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्टेबल नहीं था नेहरू को, लेकिन फिर उनको लगा कि डोमिनियन स्टेटस कैन गिव अ ब्रीदिंग स्पेस टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू एस्टैब्लिश ए प्रॉपर कंस्टिट्यूशन। और जो पाकिस्तानी थे वो 1956 तक डोमिनियन थे, क्योंकि दे डिड नॉट बॉदर, उनको लगा कि अरे देखो हम ऐसे भी गुलाम है, वैसे भी गुलाम है, तो गुलामी तो करनी है, क्या करना है। फिर उनको याद दिलाया गया कि देखिए कभी तो करना पड़ेगा ना, तब इन्होंने बोला ओके ठीक है। 1956 में फाइनली इन्होंने अपना इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, एंड दे बिकेम ए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बाउंड्री कमीशन जो है सर सिरिल रैडक्लिफ के समय आई थी। रैडक्लिफ लाइन जो है पाकिस्तान और इंडिया को बांट रहा है ऑन द ईस्टर्न फ्रंट एंड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट बोथ। बाद में जो है ईस्टर्न फ्रंट पे बांग्लादेश आपका बन गया था। इसी के साथ आपका गवर्नर जनरल वाइसरॉय कंप्लीट हो गया। ये एक तरीके का मिनी हिस्ट्री रिबूट है। जब मैंने आपको अभी पढ़ाया जो, इससे हमें बहुत सारी चीजें, मिनी हिस्ट्री जो है वो आप कह सकते हो 40% हिस्ट्री हो गई हमारी, और अभी 60% बाकी है। हाँ, ही डिड नॉट एक्सेप्ट एनी पेमेंट, सिरिल रैडक्लिफ 20,000 पाउंड उनको मिलने थे, और 20,000 पाउंड उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे और वहां जाके ड्रंकर्ड बन गए ब्रिटेन में जाके, बिकॉज ऑफ द हॉरर्स ही सॉ है।